बहुत पहले भविष्य में एक बीज बो दिया गया हमारी सभ्यता के, हमारी सिविलाइजेशन के खिलाफ। और यकीन मानिए आज वो बीज है ना, वो एक पौधे का रूप ले चुका है। और आज पौधे का रूप लेने के बाद से परिणाम ये है कि ये मणिपुर की जैसी जो घटनाएं हैं, ये जो दंगे हैं, ये उसी बीज का परिणाम है। उसका जो है ये पेड़ का रूप लेगा। तो ये मणिपुर जैसी घटनाएं हमारे आसपास, हमारे गली मोहल्ले, हमारे गांव कस्बों में देखने को मिलेंगी। और फिर हम इस हालत में नहीं होंगे कि हम उसको रोक। जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे मणिपुर में जो घटना घटी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। निसंदेह मणिपुर में जो घटा वो पूरी मानवता के लिए, पूरे इंसानियत के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है, बहुत ही शर्म की बात है। उस घटना के बारे में सोचते हुए, उस घटना के बारे में विचार करते हुए मन में तमाम तरह की संवेदनाएं पैदा हो जा रही हैं। जिन संवेदनाओं में गुस्सा भी है, क्रोध है, आक्रोश है, शर्मिंदगी है, तमाम सारी संवेदनाएं हैं जिसके बारे में प्रकट नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी कालिक है हमारे इंसानियत, हमारी मानवता के चेहरे पे। और मणिपुर भारत या फिर विश्व के किसी भी कोने में अगर इस तरह की घटना घटती है, इस तरह का अत्याचार सामने आता है, तो वो पूरी मानवता, पूरे विश्व के लिए, पूरे इंसानियत के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। इस घटना के बारे में हम सभी बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो तत्काल चीज़ें हमारे तक पहुंच जाती हैं। लेकिन एक चीज़ सोचने की बात है कि ये घटना तो, इसका वीडियो फुटेज वायरल हो गया, ये घटना हम तक आ गई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में या ये कहें कि बहुत सारे इलाकों में भारत के ऐसी घटनाएं, क्या इससे भी दर्दनाक घटनाएं, इससे भी ज़्यादा क्रूर घटनाएं आए दिन घटती हैं और हम उसके बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि उसके फुटेज, उसके तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं। चलिए, आशावादी होते हुए हम ये सोचते हैं, हम ये यकीन रखते हैं कि भविष्य में, आने वाले समय में ऐसा कलंक, ऐसी कालिक, ऐसी घटना हमको फिर से ना देखने को मिले। लेकिन बहुत समय पहले एक ऐसा बीज बो दिया गया भारत में, या फिर वैश्विक स्तर पे कहें, या वैश्विक स्तर से हमसे क्या लेना देना ना, हमारे संस्कृत में, हमारे भारत में एक ऐसा बीज बो दिया गया जिस बीज ने बढ़ते बढ़ते आज एक पौधे का रूप लिया है। और उस पौधे के परिणाम स्वरूप ये सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं हमारे देश में, हमारे आसपास घटित हो रही हैं। और हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि आने वाले समय में अगर ये पौधा आगे चल के बड़ा वृक्ष का रूप लेगा, तो इन फ्यूचर ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी, और सारे दंगे होंगे, और सारी चीज़ें, इससे भी भयावह चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। मणिपुर की घटना के बारे में थोड़ा सा तह में जाके अगर हम समझने की कोशिश करें, हम जानने की कोशिश करें, तो कुछ फैक्ट्स मैंने देखे, कुछ सर्च किया, कुछ अन्य तरीकों के माध्यम से मैंने जानने की कोशिश की। उसके आधार पे कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि इस मुद्दे पे जो मैं राय दे रहा हूँ वो मेरी राय सही है, या इस राय को आप मानिए, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी आंखों से देख पाया हूँ, जो मैं अपने नज़रिए से देख पा रहा हूँ, उस चीज़ को मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, और अगर आप उन चीज़ों को समझ जाते हैं तो निस्संदेह आप इतना समझ जाएंगे कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, किस कारण हो रही हैं, आगे इन घटनाओं का भविष्य क्या है। और ये चीज़ें अगर तथागत ऐसी रह गई तो आने वाला समय भारत के लिए और हमारी सभ्यता के लिए, हमारी सिविलाइजेशन के लिए और भी भयानक हो जाएंगे। चलते हैं, समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब भारत गुलाम था, हम भारतवासी, हम गुलाम थे। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, जब अंग्रेज के जो बड़े अधिकारी थे, अंग्रेज जो व्यापारी थे बड़े, जब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में कदम रखा, तो नॉर्थ ईस्ट की सीमागत रचना और वहाँ के प्राकृतिक रूप से संपन्नता को देख के, वहाँ के खनिज भंडारों को देख के, उन्होंने एक कूटरचित साजिश रची और एक ऐसा बीज बो दिया इन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, जिसका परिणाम हम आज झेल रहे हैं, हमारा भारत झेल रहा है और आने वाले समय में और भी झेल सकता है। उस समय भारत के किसी भी व्यापारी को या भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र के लोगों को अगर नॉर्थ ईस्ट के में जाना होता था, उन क्षेत्रों में जाना होता था,
तो उसके लिए बाकायदा अंग्रेज गवर्नमेंट से एक परमिट लेना पड़ता था, एक परमिशन लेना पड़ता था, जिसके अनुसार आप व्यवसाय या किसी भी रूप में अगर आप उन क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप एक जो वो गवर्नमेंट सीमा तय करती थी, एक पीरियड तय करती थी, 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, उससे ज़्यादा आप वहाँ नहीं ठहर सकते, आप उससे ज़्यादा वहाँ व्यवसाय नहीं कर सकते, उसको लौटना पड़ता था। लेकिन इस नियम के अंदर अंग्रेजों ने अपने व्यापारियों को, अंग्रेज व्यापारियों को, अंग्रेज लोगों को नहीं रखा। वो लोग वहाँ रह सकते थे, वो लोग वहाँ स्थापित हो सकते थे, वो लोग वहाँ व्यवसाय कर सकते थे। अब इस पूरे घटनाक्रम को मैं 2 हिस्सों में समझाना चाहूँगा। पहले हिस्सा क्रम में हम समझते हैं, जब ये परमिट डाल दिया गया तो हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्र के लिए नॉर्थ ईस्ट को काट दिया गया हिंदुस्तान से। और लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों को, अन्य क्षेत्रों को काटने के बाद से मिशनरी संस्थाएं जो थीं, जो कैथोलिक संस्थाएं थी, उनको नॉर्थ ईस्ट में उन जगहों पे बाकायदा उनका प्लांटेशन कर दिया गया। और इन कैथोलिक संस्थाओं का काम ये था कि उनका मुख्य उद्देश्य था कि वो जगह जगह पे चर्च की स्थापना करते थे और अपने धर्म के विस्तार के नाम पे, अपने धर्म के प्रचार के माध्यम से वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनजातियों को, वहाँ के लोगों को लालच देके या अन्य माध्यमों से, अन्य तरीकों से उनका धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया, उनको कैथोलिक बनाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ये घटनाक्रम चलता रहा। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो चर्च स्थापित होते और फिर वहाँ के लोगों को तमाम माध्यमों से, कभी दबाव से, कभी लालच देके, कभी अन्य माध्यमों से वो अपने लोगों का, अपना समुदाय जो वो बढ़ाते गए, अपने लोगों में धर्म परिवर्तित उनका करते गए। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उन कन्वर्टेड कैथोलिक लोगों की जो है वो संख्या बढ़ती गई, उनकी ताकत बढ़ती गई, वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से मजबूत होते चले गए। अब जितने वो मजबूत होते गए और वहाँ के मूल निवासी जितने कमज़ोर होते गए, तो अब वो जो कन्वर्जन का तरीका था वो बदलता चला गया। अब वो कन्वर्जन लालच की जगह पे दबाव में परिवर्तित हो गया, उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। कुछ लोग मजबूरी में फिर कैथोलिक लोगों के छत्र छांव में आने लगे और जो नहीं आए वो अपना जगह, अपनी मूल स्थान को छोड़ के वहाँ से पलायन शुरू कर गए। अब यहाँ पे थोड़ा हम रुकेंगे। अब दूसरी चीज़ इस पे ध्यान देंगे। आज आपको पता होगा या ना पता हो, आज भी मणिपुर जैसे क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में अफीम की खेती की जाती है, जबकि अफीम की खेती जो है वो भारत में बैन है, अवैध तरीके से की जाती है। और इन अफीम की खेती में सबसे बड़े जो संख्या सबसे अधिक जो शामिल हैं वो कुर्की लोग हैं। कुर्की जो हैं वो मुख्यतः मंगोली लोग हैं, जिनको अंग्रेजों ने ही लाके 100-150 साल पहले यहाँ बसाया था। और उनको बसाने का कार्य था, वो उनको बर्मा की पहाड़ियों से लाके अफीम की खेती के लिए वहाँ बसाया गया था। वो अफीम की खेती करने में एक्सपर्ट थे और वो सस्ते मजदूर साबित होते थे अंग्रेजों के लिए। अब वो जो मंगोली जो थे वो शारीरिक रूप से हिष्ट-पुष्ट बलवान थे और मानसिक रूप से काफ़ी क्रूर होते हैं। वो मंगोली जो बर्मा से प्लांट किए गए इन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, उनको इन कैथोलिक संस्थाओं ने अपने धर्म में कन्वर्ट किया, उनको कैथोलिक बना दिया। और उनको कैथोलिक बनाने के लिए उनको तमाम तरह की सुविधाएं देने लगे अंग्रेज की। जो कैथोलिक में कन्वर्ट होते थे उनको तमाम तरह की एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलती थी और कुछ लालच देके उनको कन्वर्ट करते चले गए। अब क्या हुआ, आज भी नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार से, बांग्ला से ये जो मंगोली हैं, जो कुर्की हैं, वो अवैध रूप से आके आज भी इन क्षेत्रों में बसते हैं। और तमाम कोशिशों के बाद से गवर्नमेंट इस पे लगाम नहीं लगा पा रही है। इन्हीं सब चीज़ों को लगाम लगाने के लिए एनआरसी लागू किया जाना था, लेकिन उस पे भारत में क्या हुआ, कितना विरोध हुआ, वो हम आप सभी देख रहे हैं। अब ये जो मंगोली आज के समय जिनको कुर्की कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट मेघालय में क्षेत्रों में, वो कैथोलिक ईसाई होते चले गए। और यही कारण है कि आज भी अगर इन लोग के विरोध में कुछ होता है तो केवल कैथोलिक नाम जुड़े होने के नाते इस यूरोप की तमाम सारे धार्मिक संस्थाएं, तमाम कंट्री जो है वो विरोध में खड़ी हो जाती हैं, तमाम सारे के उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। अब मामला यहाँ से समझिए कि वो जो बाहर से मंगोली जो कुर्की आ रहे हैं, वो कुर्की
और जो लोकल के मूल निवासी जिनको कैथोलिकों ने कन्वर्ट करके ये संस्थाओं ने ईसाई धर्म में कन्वर्ट करा दिया, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और जो मूल निवासी हैं इन्हीं को दबावन कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इनकी संख्या, इनकी ताकत जो है, जो कन्वर्टेड कैथोलिक है, ये बढ़ती चली जा रही है और लोकल के जो मूल निवासी हैं उनकी जो संख्या है वो घटती चली जा रही है। और जितनी उनकी ताकत बढ़ेगी उतना ही वो लोग इन लोगों पे, जो मूल निवासी हैं, इन पे दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं और इन्हीं दबाव का, इन्हीं जबरदस्तियों का और इन्हीं सारी चीज़ों का जो खेल है उसका परिणाम ये सारी घटनाएं हैं। एक फैक्ट हम और देखते हैं। जो मूल निवासी मैती हैं, जनसंख्या इनकी अधिक है और सरकार का समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात हुई। लेकिन आप सोचिए 90-80% से ऊपर 90% तक की जमीन पे कब्जा होने के बाद से इन कुर्कियों ने मांग शुरू कर दी कि 10 से 20% जमीन वाले मैती लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न दिया जाए, और क्योंकि ये लोग विकसित हैं और संपन्न हैं, यदि इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, हम लोग शोषित और कुपोषित हो जाएंगे। अब ये चीज समझने की कोशिश करिएगा कि जनसंख्या में अधिक होने के बाद भी उनके पास जमीनी हक जो है वो कम होता चला गया है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन का खेल चल रहा है, इसकी वजह से दिन ब दिन उनकी जनसंख्या भी घटती चली जा रही है। और ये कन्वर्जन का खेल ये सारा जो खेल है, ये समझने की कोशिश है, ये उसी का परिणाम है जो अंग्रेजों ने उस समय एक बीज बो दिया, आज वो बीज पौधे का रूप ले रखा है और ये पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और ये पौधा जितना बड़ा हो जाएगा, इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को, देखने को मिलती रहेंगी। बहुत कम ऐसी घटनाएं होंगी जो किसी माध्यम से हम तक पहुंच जाएंगी, और इससे भयानक, इससे बुरी घटनाएं आए दिन ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम आप जान ही नहीं पाएंगे। ये सारा खेल कहीं और से खेला गया, एक सारा खेल जो है एक साजिश है, एक बहुत पहले बनाया गया एक प्लान है, और आज उन्हीं बनाए गए प्लान का आज ये नॉर्थ ईस्ट से लेके आप देखिए, आप अपने गली मोहल्लों में देखेंगे, आप अपने गांव कस्बों में देखेंगे, ये जो खेल है ये बहुत बुरे तरीके से, बहुत ही अपनी जड़ें जमा चुका है हमारे समाज में। हमारे आसपास, हमारे अगल बगल ये कैथोलिक संस्थाएं जो हैं, ये हमारे आसपास हम कितने लोगों को हम आप जानते हैं, जिन लोगों को किसी न किसी माध्यम से, लालच के माध्यम से ये लोग अपनी संस्था के अंतर्गत ले आ रहे हैं, इनको कैथोलिक बना रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों के और अन्य खबरों के माध्यम से हमें सब सुन रहे हैं। हमारे समाज के हिंदू लोगों के साथ साथ मुस्लिम लोगों को भी लालच देके ये लोग कैथोलिक बना रहे हैं। और आज तो जिस टेरिटरी में इनकी संख्या कम है, उन टेरिटरी में धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। कल के टाइम में जब इनकी संख्या इस काबिल हो जाएगी, ये आर्थिक रूप से और सांख्यिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो जो घटनाएं आज मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में हम आप देख रहे हैं, वो घटनाएं आज आप हमारे अगल बगल, हमारे समाज में, हमारे घर गांव में भी हमको आपको देखना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ पे चर्चा करते हैं। मणिपुर में जो घटा, उसका एक घटनाक्रम देखते हैं। उस घटनाक्रम के माध्यम से हो सकता है मैं चीज़ें आपको समझा पाऊँ, आप उसको थोड़ा आसानी से समझ पाएँ। पहली चीज, अगर हम ये देखें कि हमलावर कौन थे, तो हमलावर कुर्की समाज से परिवर्तित कैथोलिक लोग थे। ये कहां से आए? मैंने आपको बता दिया कि ये बर्मा से आए, इनको प्लांट किया गया और आज भी ये बर्मा से अवैध तरीके से इन क्षेत्रों में आके बस रहे हैं। इनके निशाने पे हैं कौन? इनके निशाने पे जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो हिंदू हैं, जिनको मैती बोला जाता है, यही लोग उनके निशाने पे हैं, जिनको ये आए दिन पहले लालच के माध्यम से कन्वर्ट करते थे, और आज के समय में जब वो सशक्त हो गए, मजबूत हो गए, तो दबाव देके, परेशान करके, तमाम तरीकों से कैथोलिक बनाने के वो एक सीधे एजेंडे पे चल रहे हैं। हथियार जो उपयोग हुए इन सारे घटनाक्रम में, AK-47, AK-57 असॉल्ट राइफल हैं। ये हथियार किसने उपलब्ध कराए? ये वही कैथोलिक संस्थाएं हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं, केवल और केवल एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेके हर जगह ये चल रहे हैं। और इन संस्थाओं पे, इस तरह की संस्थाओं पे गवर्नमेंट को भी निगरानी करने की और इस पौधे को अभी से उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अगर इस पे कदम नहीं उठाया गया, अगर ये रोका नहीं गया,
तो ये आग जो अभी मणिपुर में है, ये आग देश के हर कोनों में फैलती नजर आएगी। सीएन का मतलब उत्तर पूर्व भारत में जो चर्च स्थापित हुए हैं उनको संगठित रूप से सीएन का नाम दिया जाता है। वही कैथोलिक संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है कि पूरे मणिपुर को चर्च के चंगुल में ले आना। और मणिपुर तो अभी एक टेरिटरी है, ये इनका उद्देश्य है। इनका जो एक सीधा एजेंडा है वो पूरे भारत में इसी एजेंडे को लेके चल रहे हैं। इसी प्रकार नागालैंड, मिजोरम, मेघालय पहले से स्थानीय संस्कृति को ध्वस्त करके ईसाई धर्म में ये परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। और ये अभी तो ये पौधे के स्टेज में है, तो ये हाल है। हमारी गवर्नमेंट को, हमारी संस्थाओं को इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं लगाम लगाना पड़ेगा, इन चीज़ों की निगरानी करनी पड़ेगी। इनको अभी इनिशियल स्टेज में ही उखाड़ के फेंकना होगा, इनको जलाना होगा, क्योंकि कल के समय में जब ये पेड़ का रूप ले लेंगे ना, जब इनकी शाखाएं फैल जाएंगी, तो ये जो घटना मणिपुर से आई, एक घटना हमको आपको अपने अगल बगल में, अपने गाँव घर में, अपने गली मोहल्लों में भी देखने को मिल जाएगी। अगर ये जिस तरह से अपने पाँव पसार रहे हैं, अगर इसी तरीके से इनका पाँव पसरता रहा, तो आने वाला समय पूरे हमारे हिंदू धर्म, हमारे पूरे समाज, हमारी पूरी सिविलाइजेशन, हमारी पूरी सभ्यता को निगल जाएगा। और हम आप देखते रह जाएंगे, या तो मारे जाएंगे, या तो अपनी जगह अपनी ज़मीन छोड़ के भागेंगे, प्रताड़ित होंगे, या फिर अपने आप को बदल के हमें भी कैथोलिक होना पड़ेगा। मैंने एक ब्रीफ देने की कोशिश की है, जो मेरे पास आंकड़े थे, कुछ इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, कुछ किताबों के माध्यम से, कुछ इतिहास के माध्यम से। उसके माध्यम से मैंने इस घटना को उस नज़रिए से देखने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता कि यही सच्चाई है, लेकिन जो फैक्ट्स मेरे नज़र से दिखे, मैंने उनको आपके साथ साझा करने की कोशिश की। और एक चीज़ समझिए, ये फैक्ट्स कहीं ना कहीं आज केवल किताबी बातें नहीं हैं, आज हमारे अगल बगल, हमारे आसपास ये चीज़ें दिख रही हैं। एक कैथोलिक संस्था कहीं भी एक छोटे से विद्यालय या छोटे सेवाश्रम के रूप में, या छोटे से एनजीओ के रूप में किसी जगह पे शुरू होती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि डेवलप करते हुए वो कल के समय में कितना बड़ा रूप ले लेती है। कुछ ही समय में उनके पास जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो कितनी अधिक संख्या में हो जाती हैं। वो धीरे धीरे जीरो से कब हीरो बनना शुरू हो जाते हैं। और इसमें मदद करती हैं बाहर की, विदेश की ये संस्थाओं से जुड़ी हुई ताकतें, ताकि उनका जो है वो प्रचार प्रसार इस तरह से चलता रहे। आज आप अगर फैक्ट्स उठा के देखेंगे, तो जितनी ज़मीनें इन कैथोलिक संस्थाओं के पास पूरे भारत में है ना, उतना किसी भी अन्य संस्था के पास नहीं है। इनका एक पक्षी एजेंडा यही है कि ये किसी भी टेरिटरी में घुसते हैं, उसके बाद से सेवा के नाम पे अन्य विद्यालय के माध्यम से, अन्य माध्यमों से ये अपने आप को स्थापित करते हैं। और स्थापित करने के बाद से फिर लालच के माध्यम से वहाँ के कुछ पिछड़ों को, कुछ गरीबों को अपने साथ मिलाते हैं, अपने में कन्वर्ट करते हैं। और जब इनकी संख्या, इनकी जो ताकत है, जिस टेरिटरी में बढ़ गई है, वहाँ इनका असली रूप सामने आने लगा है। और जिस टेरिटरी में कमज़ोर हैं, ये धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। और कल के समय में जब ताकत, इनकी संख्या, इनकी आर्थिक रूप से ये मजबूत हो जाएंगे इस टेरिटरी में, तो फिर दूसरी जगहों पे भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट से, अन्य संस्थाओं से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी लगाम लगाना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा कल का जो समय है, पूरे भारत में मणिपुर जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। जय हिंद।